Hello friends, welcome to my channel Biology Time. I am Tanya Malik. आज हमें पढ़ना है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इकोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर और एनवायरनमेंट नेचर को कहते हैं, यानी कि एनवायरनमेंट की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। राइटर ने 1868 में वर्ल्ड इकोलॉजी सबसे पहली बार खोज की थी। इसका मीनिंग ओकस का मीनिंग लिविंग प्लेस और लॉगस का मतलब स्टडी होता है, यानी इकोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ लिविंग प्लेस यानी कि स्टडी ऑफ नेचर होता है। According to Ernst Haeckel in 1869, the total relation of living organism to both the organic and inorganic environment. अर्नस्ट हैकेल के हिसाब से इन्होंने 1869 में डेफिनेशन जो दी थी उसके मुताबिक वो सारे रिलेशन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इन्वायरमेंट से करता है उसी को इकोलॉजी कहते हैं। ये इनकी दी हुई डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू यूजीन ऑडम, इन्होंने 1963 में अपनी एक डेफिनेशन दी थी, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। इनके हिसाब से इकोलॉजी नेचर की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू किर्चर स्क्रॉटर, 1896 में किर्चर स्क्रॉटर ने इकोलॉजी के दो टाइप्स पता किए थे। पहला ऑटो इकोलॉजी, दूसरा सिंकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी का मतलब है एक पॉपुलेशन के एक मेंबर या फिर पूरे पॉपुलेशन की जो इन्वायरमेंट से रिलेशन होगा उसे ऑटो इकोलॉजी कहते हैं। दूसरा सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी का मतलब ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या कम्युनिटी का एक इन्वायरमेंट से रिलेशन, उसे सिंकोलॉजी कहते हैं। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में एक अंतर है। पॉपुलेशन का मतलब एक ही समुदाय, कम्युनिटी का मतलब अलग अलग समुदाय, यानी कि अगर हम सिर्फ जानवरों की बात करेंगे तो वो पॉपुलेशन में आ जाएगी, पर जानवरों के साथ अगर हम ह्यूमंस की बात भी करें और अलग अलग समुदाय की तो उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। अगला टर्म है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ऐसी जगह जहाँ लोग रहते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है एक प्रकार की जगह। नेक्स्ट है हैबिटेट इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी इन विच लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्टडीड। इकोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लिविंग प्लेस यानी कि लिविंग जगहों, जो जीवित जगह है उसकी बात करें, जिस जगह पे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसे हम हैबिटेट इकोलॉजी कहेंगे। अगला टर्म है इकोलॉजिकल निक। 1977 में ग्रिनेल ने ये शब्द खोजा था। अकॉर्डिंग टू ओडम के हिसाब से हैबिटेट इज एन एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म वाइल निक इज इट्स प्रोफेशन। ओडम ने कहा था कि हैबिटेट एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस जबकि निक उसका प्रोफेशन है। जैसे कि हर एक इंसान की दो जगहें होती हैं, हमारे हिसाब से हम दो जगहों पे रहते हैं, एक हमारा घर, दूसरा हमारा स्कूल जहाँ हमें सिखाया जाता है। तो हैबिटेट हमारा घर हो गया और निक हमारा स्कूल हो गया फॉर ऑर्गेनिज्म। अगला टर्म है इकोलॉजिकल फैक्टर। चार टाइप के इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। पहला क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा एडेपिक फैक्टर, तीसरा टोपोग्राफिक फैक्टर और चौथा बायोटिक फैक्टर। क्लाइमेटिक फैक्टर में लाइट, टेम्परेचर, एटॉमिक गैसेस, रेनफॉल, विंड वेलोसिटी एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। एडेपिक फैक्टर्स में ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल मैटर, सॉइल वाटर, सॉइल एयर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं। टोपोग्राफिक फैक्टर में एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस या डायरेक्शन ऑफ माउंटेन आता है। अगला है बायोटिक फैक्टर, इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, प्लांटी या एनिमलिया, ये सारे आते हैं। अगला टर्म है सॉइल प्रोफाइल। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन सम स्ट्रक्चरल कैरेक्टर प्रोड्यूस्ड इन सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल फॉर्मेशन के रिजल्ट के बाद कुछ स्ट्रक्चरल कैरेक्टर सामने आते हैं जो कि सॉइल में प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। इसमें तीन टाइप्स हैं, हॉरिजन ए, हॉरिजन बी एंड हॉरिजन सी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक है टॉप सॉइल, दूसरा सब सॉइल और तीसरा वेदर्ड सॉइल। हॉरिजन ए इज अ टॉप सॉइल, अनडीकम्पोज्ड, पार्शियली डीकम्पोज्ड एंड कंप्लीटली डीकम्पोज्ड ह्यूमर प्रेजेंट इन इट। सेकेंड है हॉरिजन बी यानी कि सब सॉइल, ये सेकेंड लेयर होती है। तीसरा है हॉरिजन सी,
ये सबसे लास्ट लेयर होती है जिसमें वेदर्ड रॉक की प्रोफाइल प्रेजेंट होती है। अगला बढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ सॉइल। कंपोजिशन ऑफ सॉइल इंक्लूड्स 40% मिनरल मैटर, 10% ऑर्गेनिक मैटर, 25% सॉइल वाटर एंड 25% सॉइल एयर। नेक्स्ट टॉपिक है विल्टिंग। If amount of absorbed water become low, then amount of transpiration in plants. Plants wilt cell of plant lose their turgidity. Wilting is of two types, temporary and permanent. Wilting का मतलब होता है मुरझाना। कोई भी पौधा दो तरह से मुरझाता है, एक टेम्पररी एक परमानेंट। Temporary wilting, this process occur at height because at daytime in presence of light plant absorb water but lose water due to transpiration. Transpiration के कारण प्लांट वाटर लॉस करते हैं जिसके कारण वो मुरझा जाते हैं। इसे टेम्पररी विल्टिंग कहते हैं। पर जैसे ही उन्हें वापस से दिन के वक्त लाइट मिलती है वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। इसे टेम्पररी विल्टिंग कहते हैं, यानी कि टेम्पररी मुरझाना। अगला है परमानेंट विल्टिंग। When water amount become low in soil, it occurs. It is removed by water supply. जब पानी की मात्रा सॉइल में मिट्टी में कम हो जाती है तो वो परमानेंट विल्टिंग होता है। थैंक यू।